शिफ्ट्स देख लेते हैं। पोटेशियम कौन कौन सी सिचुएशंस में सेल के अंदर जाता है और हाइपोकेलीमिया कॉज करता है। हाइपोकेलीमिया क्यों कॉज करता है? क्योंकि नॉर्मली पोटेशियम ईसीएफ से कहाँ जा रहा है, ईसीएफ से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जा रहा है, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये देखना। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे इसमें, पोटेशियम कौन कौन से रीजंस के थ्रू हमारे पास अंदर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है। कौन कौन से रीजंस में जाता है? पहला है हाइपोऑस्मोलैरिटी, हाइपोऑस्मोलैरिटी में जाता है, और हाइपरऑस्मोलैरिटी में पोटेशियम बाहर आ जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास एल्कलोसिस है। एल्कलोसिस और एसिडोसिस देख लेते हैं। यहाँ इसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूँ। ये इमेज देखते हैं हम लोग। ठीक है, इस इमेज में हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास हाई बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिडोसिस हो रहा है। एसिडोसिस में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं। तो हाइड्रोजन आयन्स क्योंकि आपके बाहर ज़्यादा हैं तो पोटेशियम को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन पोटेशियम ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, और पोटेशियम बहुत जल्दी अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है ना लूज़ करके पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन दोनों चीज़ें कर सकता है। तो इनके आयोनिक बिहेवियर्स भी डिफरेंट है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। जब एल्कलोसिस होता है तो एल्कलोसिस में क्या होता है, आप हाइड्रोजन लूज़ कर रहे होते हो ईसीएफ से, और आपकी ये स्टेट एल्कलाइन बन रही होती है, तो उसमें क्योंकि हाइड्रोजन आप लूज़ कर रहे हो तो आप पोटेशियम गेन कर रहे होते हो। तो ये एसिडोसिस और एल्कलोसिस जो है ना ऑपोजिट तरीके से काम करते हैं एक दूसरे के। अब हम चलते हैं और देखते हैं बीटा ब्लॉकर्स को और बीटा हाइड्रोनर्जिक एगोनिस्ट को। बीटा हाइड्रोनर्जिक एगोनिस्ट क्या करते हैं, बेसिकली पोटेशियम अंदर बाहर किस चीज़ के थ्रू आता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के थ्रू आता है। ये मेन गेट कीपर होता है आपका सेल का। ठीक है, तो अब बीटा हाइड्रोनर्जिक एगोनिस्ट में कौन से आते हैं, बीटा 1 बीटा 2 हाइड्रोनर्जिक एगोनिस्ट में कौन कौन सी दवाइयाँ आ जाती हैं आपके पास इसमें वो सैलमेटेरॉल और एल्ब्यूटरॉल वाली दवाइयाँ आ जाते हैं, राइट। और फिर आपके पास एक और दवाई कौन सी होती है, वो डोपामिन होती है, वो भी बीटा हाइड्रोनर्जिक एगोनिस्ट होती है। ठीक है, वो हम हार्ट रेट को इंक्रीज़ कराने के लिए देते हैं। तो वो सारी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को बढ़ाती हैं, तो इसकी वजह से पोटेशियम सेल के अंदर जाता है। फिर हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, मेटाप्रोडॉल, प्रोपैनाडॉल। तो ये बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं कि ये सेल के बाहर लेके जाते हैं पोटेशियम को, तो ये उल्टा काम करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इंसुलिन आता है। इंसुलिन जो है वो IN से शुरू होता है, तो हम इसको याद रख सकते हैं पोटेशियम सेल के अंदर जा रहा होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करा होता है। तो जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है हमारे पास हाई ब्लड शुगर में, तो उल्टी चीज़ हो रही होती है, पोटेशियम सेल के बाहर आ रहा होता है। फिर हमारे पास एक चीज़ है लिसिस ऑफ सेल्स, क्रश इंजरी, रैप्डोमायोलिसिस और ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम। तो यहाँ पे पता करने वाली बात ये है, पता होने वाली बात ये है कि सेल के अंदर 30 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है कंपेयर टू सेल के बाहर पोटेशियम की। तो क्योंकि अंदर जो है वो 30 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम की ज़्यादा है बाहर से, तो जब वो अंदर के सेल्स इंजरी में टूटते हैं तो ये सारी की सारी पोटेशियम बाहर लीक करती है। तो क्रश इंजरी, रैप्डोमायोलिसिस, ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम, ये सारे आपके पोटेशियम को इंक्रीज़ करते हैं। फिर हमारे पास एक और कंडीशन है, सक्सिनाइल कोलिन से रिलेटेड है। ये सक्सिनाइल कोलिन हेल्दी पेशेंट्स में ना थोड़ा सा पोटेशियम सेल के बाहर लेके आता है, दिस ओनली 0.5 to 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। लेकिन रिस्क ऑफ बर्न्स, मसल ट्रॉमा या कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इंजरी, तो उसमें क्या होता है कि ये बहुत सारी पोटेशियम बाहर लीक करती है। जब ये बहुत ज़्यादा बाहर लीक करती है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कोई सीवियर ट्रॉमा, तो उसकी वजह से ये लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक इशूज़ क्रिएट करती है, जैसे कि रिदमिया, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मैसिव पोटेशियम रिलीज फ्रॉम डैमेज मसल सेल्स। फिर हमने और क्या इसमें छोड़ा, डिजिटालिस या डिजॉक्सिन जो है ना सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एक्टिविटी को ब्लॉक करती है। और इसमें भी सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उसके लिए फैब एंटीबॉडीज़ देते हैं ताकि पोटेशियम डेंजरसली हाई ना हो और टॉक्सिसिटी ना क्रिएट कर दे। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखते हैं कि हम ये सारा कुछ जो देख रहे हैं, सबसे बड़ा मसला क्या होता है पोटेशियम का, हाइपरकैलेमिया कॉज करता है, हार्ट को बहुत डेंजरस, हार्ट के लिए बहुत डेंजरस चीज़ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि पोटेशियम हार्ट को क्या करता है। पोटेशियम हार्ट में ECG चेंजेस लेके आता है। जब हाइपोकैलेमिया होता है तो आपको एस्टिक डिप्रेशन के साथ फ्लैट T वेव मिलती है और आपको U वेव्स मिलती हैं। ठीक है, ये आपकी U वेव है, ये फ्लैट T वेव है। तो आपको प्रोलॉन्ग QT इंटरवल मिलेगा, फ्लैट T वेव मिलेगी, U वेव मिलेगा। हाइपरकैलेमिया में क्या होगा, हाइपरकैलेमिया में आपको शैलो T वेव मिलेगी और प्रोमिनेंट U वेव मिलेगी। ठीक है, और आगे हम थोड़ी सी और चीज़ें भी देखेंगे जब हम अगले पेज पे जाएंगे। हम अगले पेज चलते हैं और सबसे पहले हम पोटेशियम देख लेते हैं कि अभी हम पोटेशियम की बातें ही कर रहे थे। तो पोटेशियम क्या करता है, लो सीरम पोटेशियम U वेव देता है, फ्लैट T वेव देता है, अरिथमियाज, मसल क्रैम्प, स्पैज़म, वीकनेस देता है। और हाई सीरम कॉन्सेंट्रेशन क्या देती है, वाइड QRS देती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आपको यहाँ पे नज़र भी आएगा, पीक T वेव देगी।
ठीक है। हाइपरकैलेमिया आपको पीक टीवीएस देगी और ईसीजी और वाइड क्यूआरएस देगी, ठीक है। फिर क्या होता है, इसमें रिदमियाज भी होते हैं, मसल वीकनेस भी होते हैं। अब आप सोडियम को ब्रेन से याद रखें, तो जब ब्रेन जो है वो सोडियम ना हमेशा ब्रेन से आपको याद रहेगा, जब भी आपने ये पढ़ने की कोशिश करनी है ना, तो आपको सोडियम ब्रेन से याद रहेगा। अब क्या होता है कि अब आपने पोटाशियम तो देख लिया कि पोटाशियम में क्या होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। पोटाशियम जो है वो हार्ट को अफेक्ट करता है। जब लो होता है तो आपको यू वेव्स मिलती हैं, फ्लैटेंड टी वेव मिलती हैं। जब हाई होता है तो वाइट क्यूआरएस और पीक टी वेव्स मिलती हैं। अब हम कैल्शियम देख लेते हैं। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम की फीचर्स हैं टेटनी, सीजर्स, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, ट्विचिंग, श्वास्टिक साइन एंड ट्रोसोसाइन। अब श्वास्टिक साइन और ट्रोसोसाइन क्या होते हैं। ट्रोसोसाइन जो है ना वो एक इस तरह की इमेज होती है, ये देखें, ये इमेज मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो आपको इमेज नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर ये होता है आपका बेसिकली श्वास्टिक साइन, ठीक है। श्वास्टिक साइन नहीं, ट्रोसोसाइन, ठीक है। ये ट्रोसोसाइन क्या होता है कि जब आप बीपी कफ को इन्फ्लेट करते हैं ना ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, तो इस तरह का कार्पल स्पैज़म हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रोसोसाइन कहते हैं। फिर एक श्वास्टिक साइन होता है, वो भी मैं दिखा देती हूँ। श्वास्टिक साइन ये होता है कि आपके जो फेशियल मसल्स हैं ना वो ट्विच करते हैं बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। तो ये शिवास्टिक साइन है कि जब आप इसको, शिवास्टिक साइन ये है कि आप जब टैप करते हैं ना फेशियल मसल्स पे, ये है शिवास्टिक साइन बेसिकली। नर्व हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है, टू टेस्ट टैप द मैसेटर मसल एट एंगल ऑफ मैंडिबल। पॉजिटिव साइन क्या है, दिस फेशियल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट और ट्विच। तो ये आपका शिवास्टिक साइन होता है, ठीक है। ये आपको शिवास्टिक साइन और ट्रोसोसाइन किस में मिलता है, आपको ये कैल्शियम की लो सीरम कैल्शियम में मिलता है, ठीक है। ट्विचिंग बेसिकली शिवास्टिक साइन ट्विचिंग ही तो होती है। टेटनी, सीजर्स, क्यूटी प्रोलॉन्गेशंस। फिर इसको कैल्शियम को याद रखने का क्या तरीका है, स्टोन्स, बोन्स, ग्रोन्स, थ्रोन्स एंड साइकेट्रिक ओवरटोन्स। स्टोन्स होते हैं, रीनल स्टोन्स होते हैं, बोन्स पेन होती है, ग्रोन्स में एब्डोमिनल पेन होती है, थ्रोन्स में यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, साइकेट्रिक ओवरटोन्स में एंग्जाइटी होती है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है, ठीक है। अब हम सोडियम को पढ़ने के लिए आगे चलते हैं। अब हम सोडियम को कैसे पढ़ेंगे, सोडियम को हम ऐसे पढ़ेंगे कि जब सोडियम कम होता है ना, लो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो आप सोचें कि ब्रेन स्वेलिंग से और ब्रेन श्रिंकिंग से याद रखना है, ठीक है। तो जब सोडियम आपका लो होता है ना, तो आपने क्या सोचना है, व्हाट्स हैपनिंग बेसिकली, वाटर मूव्स इनटू द ब्रेन सेल्स। क्योंकि वाटर ब्रेन के अंदर मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, ब्रेन स्वेल कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ब्रेन स्वेल कर रहा है ना, तो आपके पास क्या होता है, ये इसको इन्होंने दिखाया हुआ है, कॉर्टिकल एमआरआई फाइंडिंग्स एसोसिएटेड विद रैपिड करेक्शन ऑफ सोडियम, ठीक है। तो ये जो ब्रेन स्वेल कर गया ना क्योंकि वाटर अंदर चला गया, ये हम इसमें देख सकते हैं। ये देखें, कॉर्टिकल एमआरआई फाइंडिंग्स एसोसिएटेड विद रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। अच्छा, यहाँ पे हम देख नहीं सकते इमेज, सॉरी। तो आपके ये वाली इमेज आपको नज़र आ रही है, कॉर्टिकल एमआरआई फाइंडिंग, जिसमें ब्रेन ने स्वेल किया हुआ है। अब इसमें बुरी चीज़ क्या होती है जब ब्रेन स्वेल करता है, लो सोडियम होता है, लो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी होती है, ठीक है। लो सोडियम है, लो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी है, उसकी वजह से क्या होता है, आपके पास ब्रेन वाले सिम्टम्स आते हैं, सेरिब्रल एडीमा मिलता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या क्या होता है, नोजिया, मलेज, स्टूपर, कोमा, सीजर्स। क्यों होता है ये नोजिया, क्यों होता है, बेसिकली इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज कर रहा है, नोजिया होगा। मलेज क्यों होता है, न्यूरोनल डिसफंक्शन हो रहा है। स्टूपर क्यों होता है, सीवियर सेरिब्रल एडीमा हो रहा है। कोमा क्यों होता है, ब्रेन स्टेम कंप्रेस हो रही है। सीजर्स क्यों होता है, न्यूरोनल स्वेलिंग और इरिटेशन की वजह से। और जब हाई सीरम कॉन्सेंट्रेशन होती है तो उसमें क्या होती है, इरिटेबिलिटी, स्टूपर, कोमा। इसमें क्या है, इसमें न्यूरोनल श्रिंकेज हो रही है, पानी बाहर जा रहा है आपके ब्रेन से, ठीक है। तो इसमें जो है ना
ब्रेन श्रिंक हो जाता है। तो हाई सोडियम का मतलब है हाई प्लाज्मा ऑस्मोलालिटी, वाटर मूव्स आउट ऑफ द ब्रेन सेल और न्यूरोनल श्रिंकेज होती है। तो इरिटेबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि श्रिंकिंग न्यूरॉन्स जो है ना स्ट्रेच करते हैं सेरिब्रल वेसल को और मेनिंजेस को, इससे रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी और कन्फ्यूजन होती है। हाइपर और आपका जो ये डिहाइड्रेटेड ब्रेन होता है ना, इसमें लेस सीजर्स होते हैं, लेस सीजर्स होते हैं दैन हाइपोनेट्रीमिया। जब सोडियम कम होता है तो सीजर्स होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, जब हाई सोडियम होता है तो सीजर होने का चांस ज़्यादा नहीं होता। और लेस सीजर्स दैन हाइपोनेट्रीमिया, मोर ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम यहाँ से याद रख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमने क्या नहीं पढ़ा? हमने मैग्नीशियम नहीं पढ़ा। अब हम मैग्नीशियम देख लेते हैं। अब आपके पास जब लो मैग्नीशियम होता है ना, तो फिर हमारे पास हाइपोमैग्नीसीमिया कहते हैं हम इसको। ठीक है, इसके की फीचर्स हैं टेटनी, टॉर्साइडीज डी पॉइंटीज और हाइपोकेलीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। टॉर्साइडीज डी पॉइंटीज मैं दिखा देती हूँ। टॉर्साइडीज डी पॉइंटीज की मैं आपको ईसीजी दिखा देती हूँ। ये बेसिकली एक ईसीजी है ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया टॉर्साइडीज डी पॉइंटीज। ठीक है, ये कब होती है आपके पास? जब आपके पास लो मैग्नीशियम होता है। ऑलवेज रिमेंबर, लो मैग्नीशियम में टॉर्साइडीज डी पॉइंटीज होगी। मैग्नीशियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर बेसिकली पैराथायरॉयड सिक्रीशन। मैग्नीशियम होगा तो पैराथायरॉयड रिलीज़ होगा। पैराथायरॉयड सिक्रीशन के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत है। तो क्योंकि मैग्नीशियम नहीं है तो पैराथायरॉयड सिक्रीशन नहीं होती। दूसरी चीज़ क्या नहीं होती? सोडियम एटीपीएस का फंक्शन नहीं होता। तो क्योंकि मैग्नीशियम नहीं है तो पैराथायरॉयड सक्रीट नहीं हो रहा, तो इसलिए हाइपोकैल्सीमिया है। और क्योंकि सोडियम एटीपीएस की फंक्शन नहीं हो रही तो हाइपोकेलीमिया है। पोटेशियम भी हाइपो है। ठीक है, तो लो मैग्नीशियम जो है पैराथायरॉयड कम करता है तो हाइपोकैल्सीमिया होती है। और क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस नहीं काम कर रहा, उसको भी मैग्नीशियम चाहिए, तो फिर हाइपोकेलीमिया होती है, क्योंकि रीनल वेस्टिंग करता है पोटेशियम की। ठीक है, तो अब हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या है? हाई मैग्नीशियम। इसको हाई मैग्नीशियमिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आपको मिलता है? DTRs मतलब डिक्रीज टोन ऑफ रिफ्लेक्सेस। ठीक है, ये अर्लीस्ट साइन होता है आपका। फिर आपको लिथार्जी, ब्रैडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, इस तरह की चीज़ें भी मिलती हैं। हम इस इमेज को देख के भी मैग्नीशियम को थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम देखें, हाइपर मैग्नीशियम में आपको फ्लशिंग मिल रही है, डिक्रीज डिस्टल टोन रिफ्लेक्सेस मिल रहे हैं, मसल वीकनेस मिल रही है, लेथार्जी, डिक्रीज रेस्पिरेशंस, ब्रैडिकार्डिया, हाइपोटेंशन। और उल्टी चीज़ें मिल रही हैं आपको हाइपोमैग्नीशियम में। हाइपोमैग्नीशियम में कन्फ्यूजन है, इंक्रीज डिस्टल टोन रिफ्लेक्सेस हैं, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी है, सीजर्स हैं, मसल क्रैम्प्स हैं, ट्रेमर्स हैं, इंसोम्निया, टैकीकार्डिया है। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीशियम का एक याद करने का तरीका हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं हाइपर मैग्नीशियमिया में? अच्छा, आगे हम चलते हैं।